Hello everyone, I hope that all of you are doing great. So guys, already हमने जो है atomic structure के we have completed I think 2 lectures of the atomic structure और almost हमने ये complete कर दिया है, but I have already told you last time कि इसमें थोड़ा सा कुछ हमारा जो है part बचता है, right? विच आई डोंट थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप देखोगे काफ़ी सारी बुक्स जो है उन्होंने वो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे उसका हल्का सा कॉन्सेप्ट मेंशन किया हुआ है. तो आई थिंक कि अब क्या हम कर सकते हैं कि एक और लेक्चर हम बनाएंगे सो दैट वी विल बी कवरिंग दैट पार्ट एज वेल. ऑल राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद वी हैव अ कॉन्सेप्ट. अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे ना, आप वहाँ पे देखोगे कि वी हैव अ कॉन्सेप्ट दैट्स कॉल्ड एज डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट. राइट, डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट या डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं. राइट, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट. अब डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट है, राइट. तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसने बोला कि जो हमारे पास मैटर है, अब यू नो व्हाट इज़ मैटर, राइट. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास, उसको हम बोलते हैं मैटर. तो डी ब्रॉगली ने कहा कि जो मैटर है, इस मैटर को एक्चुअली क्या होता है कि इट हैज़ अ ड्यूअल कैरेक्टर. राइट, जो भी हमारे पास मैटर होता है, राइट, एवरी मैटर दैट वी हैव इट हैज़ अ ड्यूअल कैरेक्टर. राइट, मैटर हैज़ ए ड्यूअल कैरेक्टर. ड्यूअल का मतलब होता है इसके दो कैरेक्टर्स होते हैं. एक तो होता है जी इसका वेव कैरेक्टर, राइट. एक तो होता है इसका वेव कैरेक्टर और दूसरा होता है इसका पार्टिकल कैरेक्टर. राइट, दूसरा होता है इसका पार्टिकल कैरेक्टर. राइट, लेकिन अब आप रियल लाइफ में देखोगे ना, तो रियल लाइफ में आप ऐसा नहीं पाओगे. जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, राइट, और अगर आप एक बॉलर अगर बॉल फेंक रहा है ना, तो वो तो बॉल है, राइट. आपको उसमें वेव नहीं दिखेगी, राइट. तो उसका भी एक रीज़न है कि क्यों वेव नहीं दिखती है. और कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स है लाइक इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनमें तो हम वेव नेचर को है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं. इनफैक्ट बोथ वी कैन प्रूव बोथ. वेव नेचर को भी प्रूव कर सकते हैं और पार्टिकल नेचर को भी हम प्रूव कर सकते हैं. लेकिन किस पार्टिकल में कौन सा वाला जो कैरेक्टर है प्रोनाउंस्ड होगा, देखने को मिलेगा, वो बात आती है उस पार्टिकल के मास पे, राइट. तो खैर बहरहाल जो भी है, डी ब्रॉगली ने बोला कि भाई साहब मैटर जो आपका है, दोनों कैरेक्टर इसमें मौजूद है. इसमें वेव कैरेक्टर भी होगा और पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा. और इसने एक रिलेशन भी दिया, इसने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी दिया विच इज़ लैम्डा इज़ इक्वल टू h/mv. और कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं h/p. तो दिस p इज़ मोमेंटम. व्हाट इज़ दिस p? दिस p इज़ मोमेंटम. ऑल राइट, दिस p इज़ मोमेंटम विच इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब ये इक्वेशन क्या बोल रही है? इस इक्वेशन में हमारा लैम्बडा है, ओके. दिस लैम्बडा इज़ व्हाट, ये है वेवलेंथ उस पार्टिकल की, और ये h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये m है उस पार्टिकल का मास, और ये v है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. क्लियर? दिस v इज़ व्हाट, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब देखो भाई, अब फ़र्ज़ करो, मानो कि ये जो मास यहाँ पे m है, राइट, ये जो मास यहाँ पे m है ना, अगर ये मास बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि जो हम चीज़ें देखते हैं लाइक क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, उनका मास ठीक ठाक मास होता है उनका, राइट. अगर ये मास ज़्यादा है तो ये वेवलेंथ क्या होगी? कम. मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है कि इस तरीके का रिलेशनशिप जो होता है उसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन. मतलब अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा होगा कम. क्लियर? अगर एक ज़्यादा होगा तो दूसरा होगा कम. अगर मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ बहुत कम ही होगी. इसीलिए जो है क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, आपको इसमें वेव जो है दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वेवलेंथ जो है इसकी बहुत कम होती है. अच्छा, इलेक्ट्रॉन याद करिए, पहले ही लेक्चर में हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन का मास तो काफ़ी कम होता है, निग्लेजिबल होता है. तो मास कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? तो वेवलेंथ तो ज़्यादा होगी, राइट. तो इसीलिए जो है इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है, बिल्कुल उसको आराम से हम जो है प्रूव कर सकते हैं. तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर है दैट इज़ प्रोनाउंस्ड, राइट. और जो है हमारे जो बाकी पार्टिकल्स है विच वी कैन सी विद अवर नेक्ड है, जिनका मास अच्छा खासा होता है, उनका वेवलेंथ बहुत ही कम होता है. बट ये आपको याद रखना है कि डी ब्रॉगली के हिसाब से हर एक पार्टिकल का क्या होता है, दोनों ही कैरेक्टर होते हैं, वेव भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होता है. और इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी कर सकते हैं, बट हमें वो यहाँ पे नहीं देखना है. बस इतना आपको
छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है यहाँ पे, राइट। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट कॉन्सेप्ट इज अबाउट हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे विच इज़ कॉल्ड एज द हाइसेनबर्ग्स तो हाइसेनबर्ग साइंटिस्ट थे, राइट। हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। तो हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, जैसे आप देख रहे हो ना इसमें ऑलरेडी अनसर्टेनिटी है, तो ही इज़ टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी। तो हाइसेनबर्ग ने देखा, अगर आप कोशिश कर रहे हो ना कि आप एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढो, इलेक्ट्रॉन को देखो, या एक प्रोटॉन को देखो या ढूंढने की कोशिश करो, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, आप साइमल्टेनियसली एक इलेक्ट्रॉन की, फॉर एग्जांपल आप साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम, या फिर ब्रैकेट में लिखूंगा मैं वेलोसिटी। अगर आप मोमेंटम से कंफ्यूज हो जाते हैं तो याद रखिए वेलोसिटी। तो हाइसेनबर्ग ने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कभी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है, जो ही आप इस पर लाइट डालेंगे, जो ही आप इसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे, तो तब तक इसने अपनी वेलोसिटी चेंज की होगी ऑलमोस्ट, राइट। तो जो ही आप इसको देखने की कोशिश करेंगे विद सम सोर्स, राइट, तो तब तक इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा, अपनी जो है वेलोसिटी ऑलरेडी चेंज की होगी। इसका मतलब आप पोजीशन अगर देख पाएंगे तो इसकी वेलोसिटी आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। अगर कहीं किसी भी तरीके से अगर आपने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की तो आपको इसकी पोजीशन के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। तो यही है हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम और द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब इसने भी एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया, तो मैथमेटिकल रिलेशनशिप वी राइट लाइक दिस, दैट इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, राइट। अब आप डर जाओगे ये देखिए कि सर ये क्या चीज़ है, ये जो डेल्टा एक्स है ना, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है ना उसको डिनोट किया डेल्टा एक्स से, और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है ना उसको डिनोट किया डेल्टा पी से। तो उसने कैलकुलेट भी किया कि कितनी अनसर्टेनिटी होगी, तो वो अनसर्टेनिटी होगी इस वैल्यू के बराबर h/4π, राइट। एक इसमें h भी कांस्टेंट है, राइट, 4 भी कांस्टेंट है, तो पाई भी कांस्टेंट है, क्लियर। तो इस वैल्यू के बराबर होगी वो अनसर्टेनिटी, तो ये वैल्यू उसने कैलकुलेट किया है, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करोगे, आप उसका जो एग्जैक्ट पोजीशन है, उसका जो एग्जैक्ट मोमेंटम है, कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो यही है जी हमारा हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। बस टर्मिनोलॉजी समझिए कि क्या बोल रहा है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन हो सकता है पूछा कि डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट इज़ अबाउट, हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अबाउट, ठीक है ना, क्योंकि 20 मार्क की सेक्शन है आपकी, तो यू शुड नॉट टेक अ रिस्क। तो और उतना कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, बिल्कुल जो है मेन जो है ना इसमें, वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, ऑल राइट, सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर सेक्शन। मैंने आपको बोला था कल दैट वी हैव वन मोर पॉइंट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटम नंबर्स। तो बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की। तो वी हैव क्वांटम नंबर्स, ओके। क्वांटम नंबर्स क्या है, देखिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर है। एक तो है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और दूसरा है जी लास्ट वाला स्पिन क्वांटम नंबर। अब ये 4 क्वांटम नंबर है क्या, आप ऐसे समझो कि आप एक कंट्री में रहते हो, राइट। ऐसे मैं आपको बताऊंगा, आप एक कंट्री में रहते हो, ठीक है। ये जो मैं बड़ा सर्कल बना रहा हूँ ये एक कंट्री है, राइट। लेकिन इस कंट्री में आप किस स्टेट में रह रहे हो, तो ठीक है ना। तो मुझे एक्चुअली एक बंदे को जो बंदा यहाँ पे रह रहा है ना, इस बंदे को लोकेट करना है मुझे, राइट। तो इतना तो मुझे पता चल गया कि ये किसी कंट्री में रहता है, उसके बाद उस कंट्री के किस स्टेट में रहता है, राइट। तो अब धीरे धीरे मैं इस बंदे के पास आ रहा हूँ, तो उस स्टेट के बाद मुझे ये बताओ आप कि वो उस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है,
राइट। तो फाइनली मैं डिस्ट्रिक्ट पे भी पहुंच गया। तो उस डिस्ट्रिक्ट में वो किस तहसील में, राइट, वो किस पोस्ट ऑफिस से अटैच है, राइट। तो फाइनली अगर मैंने वो लोकेट किया तो मैं इस बंदे को आराम से लोकेट कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे, राइट, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है यहाँ पे एक इंसान को पता करने के लिए कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे रहता है। इन अ सिमिलर मैनर वी हैव क्वांटम नंबर्स। ये चारों क्वांटम नंबर्स जो है ना, ये धीरे धीरे आपको एक स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन के करीब ले जाते हैं, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के लिए सबसे पहले जो है हमें ज़रूरत पड़ती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। सबसे पहले हमें जो है वी नीड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और राइट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? ये ऐसे 4 क्वांटम नंबर्स है हमारे पास जो कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन के बारे में बताएंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ना, ये आपको ये आइडिया देता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। याद करिए, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में हमने बात की थी के शेल की, हमने बात की थी एल शेल की, हमने बात की थी एम शेल की, हमने बात की थी एन शेल की, राइट, जिनको हम वैल्यूज़ जैसे 1 2 3 4 भी देते हैं, राइट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मेन यही काम है कि भाई आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, इतना तो बताओ कि किस शेल में है। मैंने आपको बोला था, फिर शेल के अंदर होते हैं सब शेल्स, सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स, जैसे कंट्री के अंदर होती है स्टेट्स, स्टेट्स के अंदर होती है डिस्ट्रिक्ट्स, राइट। उसी तरह एक जो है हमारे एटम में भी होती है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का क्या है मकसद? इसका मकसद यही है कि ये आपको बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में प्रेजेंट है, राइट, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली किस शेल में प्रेजेंट है, के शेल में है, एल शेल में है या एम शेल में है। या ये आपको एक और चीज़ बताएगी, डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये आपको क्या बताएगा? डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओके, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस भी आपको ये बोलेगा जी। क्लियर कि एक इलेक्ट्रॉन कितना दूर है, अगर के में है तो बहुत नज़दीक है, अगर एन में है तो काफ़ी दूर है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से। क्लियर, आई होप इतना तो आपको समझ आ गया। ये हो गया जी हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहली बात तो हमें पता चल गई। नाउ नेक्स्ट वी हैव हियर दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, राइट, एजीम्यूथल, दिस इज योर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है, अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डिनोट करते हैं और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को एल से डिनोट किया जाता है। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर अब क्या बोलेगा? शेल के बारे में आपको पता चल गया ना, सब शेल के बारे में पता करना है ना, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट सब शेल्स। अब मैं आपको बोल रहा था ना कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होती है, तो उन सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा कौन? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और साथ ही साथ में एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको ये भी बताएगा कि जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उस सब शेल की शेप क्या होगी। तो ये आपको उस सब शेल की शेप भी बोलेगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट सब शेल्स होती है। एस हमारे पास होता है, पी सब शेल हमारे पास होता है, डी सब शेल हमारे पास होता है, एफ सब शेल। इनकी अलग अलग शेप्स है, जैसे एस जो है स्फेरिकल इन शेप है, पी जो है डम्बल इन शेप है, डी का जो है डबल डम्बल है, एफ का शेप कॉम्प्लेक्स है, याद नहीं रखना है आपको, मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो शेप ऑफ दी सब शेल आपको कौन बताएगा? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्लियर, तो आपको शेल्स के बारे में पता चल गया, आपको सब शेल्स के बारे में पता चल गया। अब याद करिए मैंने आपको, अब आप ऐसे सोचे ना कि हमने कंट्री का पता लगाया, स्टेट का पता लगाया, अब डिस्ट्रिक्ट का पता लगाना है। क्लियर, अब नेक्स्ट जो हम पता लगाएंगे वो लगाएंगे डिस्ट्रिक्ट का पता। क्लियर, तो डिस्ट्रिक्ट का पता लगाने के लिए वी हैव वन मोर क्वांटम नंबर दैट इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, सो गाइज दिस इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का मतलब एक्चुअली है ऑर्बिटल।
तो इसको डिनोट किया जाता है एम से। क्लियर, इसको डिनोट किया जाता है एम से। और ये आपको क्या बोलेगा, इट शोज द ऑर्बिटल ऑफ अ सबशेल। अब सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है ना, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको देगा कौन, इन्फॉर्मेशन आपको देगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ऑर्बिटल के बारे में आपको वो बताएगा कि किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि अब सबशेल्स के अंदर भी ऑर्बिटल्स है, राइट। तो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है जी आपका इलेक्ट्रॉन, ये इन्फॉर्मेशन आपको देगा कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्लियर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देगा। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, एस सबशेल आपने देखा ना, एस सबशेल में एस ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया। याद रखने की ज़रूरत नहीं है ये सब, ठीक है ना, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में क्या है। तो फाइनली हमने पता किया डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी। तो अब तो खाली एक ही चीज़ रह गई है यहाँ पे, दैट इज़ अबाउट कि अब इसका तहसील बताओ। फिर हम इस बंदे के पास पहुँच गए, फिर हम इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुँच गए। तो फाइनली वी हैव द स्पिन क्वांटम नंबर, फाइनली वी हैव द स्पिन क्वांटम नंबर। याद रखिए एक बात, जो एक ऑर्बिटल होता है ना, मानो कि ये आपका एक ऑर्बिटल है, राइट। अब ऑर्बिटल एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, बस इधर ही इलेक्ट्रॉन है, इधर ही आसपास कहीं इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको डिनोट किया जाता है एस से, ये आपको बोलता है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, वेदर इट इज़ +1/2 और इट इज़ -1/2। मतलब क्या ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते और ना ही दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। एक को घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज और दूसरे को घूमना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तभी ये रह सकते हैं एक ही ऑर्बिटल में, राइट। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज और दूसरा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर का यही मकसद है कि भाई साहब जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, उनका स्पिन क्या है, वेदर क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज को डिनोट करते हैं +1/2 से, और एंटी क्लॉकवाइज को जो है हम डिनोट करते हैं -1/2 से। क्लियर। तो दिस इज़ अबाउट द क्वांटम नंबर्स। अगर ये आपको इतना समझ आ रहा है ना, तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट। और आई एम टेलिंग यू कि आपको यहाँ से क्वेश्चन यूजुअली नहीं मिलेगा, राइट। बट इन केस मिल सकता है ना, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। मैंने बिल्कुल कोशिश यहाँ पे की है कि आपको सिंपल से सिंपल तरीके में मैं आपको इस चीज़ को समझाऊँ, राइट। अब यही चीज़ आप बुक से पढ़ोगे ना, तो बिल्कुल आपको हलवा लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा आपको, ऑलराइट। तो ये थी कुछ चीज़ें इसमें। तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन विद दिस वन। We are almost done with the atomic structure, all right. So guys, this is it for this video, all right. So हमारा atomic structure complete है। Now next we'll be taking on to physics. So तैयार रहिए। I'll see कि कौन सा चैप्टर मैं फिजिक्स में पहले उठाऊँ, all right. तो we'll see that. So that is all for today guys. Thank you and have a nice day.